दोस्तों, मेरा नाम अंगूराम है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। एक ऐसा गांव जहां पर आज के वक्त भी गरीबी इतनी ज्यादा पसरी हुई है कि वहां के लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। हालांकि लगभग सभी लोग जो गरीब होते हैं वह दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपने जीवन का गुजारा करते हैं, लेकिन जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं उस गांव में आज के टाइम पर भी इतनी ज्यादा गरीबी है कि वहां के लोग जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं वह शादी नहीं बल्कि एक तरह का सौदा ही होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं वह एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह एक कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की कहानी है। हालांकि ऊपर मैं जानता हूं कि आज के टाइम पर कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की आप लोगों ने बहुत सी कहानियां बाकी की जगहों पर जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह एक कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप लोगों ने आज तक कहीं भी नहीं सुना होगा। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों ने कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की वह 13 दिन वाली कहानी ही सुनी होगी कि जो कोई भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करता है उसको 13 दिन तक उसकी साधना करनी पड़ती है और उसको खुद का ही मलमूत्र खाना पड़ता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं उस कहानी में कर्ण पिशाचिनी की साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आज जो कर्ण पिशाचिनी साधना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह एक ऐसी खौफनाक तंत्र क्रिया की कहानी है जिसको अगर आप लोग पूरा सुन लोगे तो इसको सुनने के बाद आपको यकीन होगा कि इस तरह से बिना तंत्र क्रिया के द्वारा भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन इस कहानी में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की इस दूसरी प्रक्रिया के साथ साथ आज आप लोगों को मेरे जीवन में हुए उस खूनी खेल के बारे में भी पता चलेगा, जिस खूनी खेल का मैं कर्ण पिशाचिनी वाली सिद्धि को प्राप्त करने के चक्कर में शिकार हो गया था। दरअसल यह कहानी आज से लगभग 24 साल पहले से शुरू होती है। उस वक्त जब मैं 15 से 16 साल की उम्र का हुआ करता था, उसी टाइम पर मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और पिताजी के गुजर जाने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए अब मेरी मां के अलावा और कोई दूसरा इंसान नहीं बचा था। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज से लगभग 20 से 22 साल पहले के टाइम पर लोगों के बच्चे भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, यानी कि एक शख्स के ही 7 से 8 बच्चे होते थे। तो ऐसे में अब मेरी मां के लिए हम सभी भाई बहनों का लालन पालन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे हम 7 भाई बहन थे और उन 7 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था। लेकिन मेरे से जो बाकी के छोटे वाले थे वो तो मेरे जितने भी समझदार नहीं थे। अब उस गरीबी के टाइम पर खुद के साथ साथ इतने बच्चों का पेट पालने के लिए मेरी मां को एक समय पर जाकर खुद को ही दूसरे के हाथों बेचना पड़ा था। और इस चीज के बारे में जब मैं लगभग 20 साल का हुआ था तब मुझे समझ में आया था कि हम लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब कराने के लिए मेरी मां दूसरों के सामने निर्वस्त्र होकर उनकी हवस की भूख को शांत किया करती थी और फिर अपनी हवस की भूख को शांत करके वह लोग अपनी तरफ से खुश होकर जो कुछ भी मेरी मां को देकर जाया करते थे उसी से हमारे घर का गुजारा चलता था। यानी कि आप लोग यह समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आज के टाइम पर बड़े बड़े शहरों में सजे धजे कमरों के अंदर जो काम होता है वही काम उस जमाने में मेरी मां गांव के बगल में जो बड़े बड़े खेत होते थे उन खेतों के अंदर किया करती थी। हालांकि वो जब मैं आप लोगों को मेरी मां वाली यह बात बता रहा हूं तो इस वक्त मुझे यह बात आप लोगों को बताते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मां की ऐसी बात कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन आगे चलकर जिस तरह के काम मैंने मेरी जिंदगी में किए हैं और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उन रास्तों पर चलने के पीछे की वजह आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही मेरी उम्र 15 साल से लगभग 19 से 20 साल के आसपास में पहुंची तो मैं इन सब चीजों को समझने लग गया था और गांव में मेरे साथ वाले सभी लड़के मेरी मां के धन की वजह से मुझे काफी ज्यादा चिढ़ाया भी करते थे और मुझे वह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके साथ ही गरीबी के कारण मां के अलावा मैंने भी गांव के बहुत से लोगों से काफी ज्यादा उधार ले रखा था और वह उधार सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों का था। उस वक्त मैंने मेरे किसी भी ऐसे रिश्तेदार को नहीं छोड़ा था जिससे मैंने पैसे ना लिए हों और ना ही गांव में कोई ऐसा घर था जिस घर से हमने पैसों के अलावा खाने की भी बहुत सी चीजें उधार ना ले रखी हों। जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश यादव ने अचानक चिकन रोड ऐप में 3 लाख रुपए का जैक ले रखी हूं, यानी कि कभी किसी के घर से थोड़ा बहुत आटा मांग लेते थे तो कभी किसी के घर से कुछ और मांग लाते थे और ऐसे कर करके हम लोग हमारा गुजारा कर रहे थे।
लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था जब ये उधार मांगने वाले लोग मुझे इतना ज्यादा परेशान करने लग गए थे कि मुझे मजबूरी में आकर अपना वह गांव ही छोड़ना पड़ा था। लेकिन जब मैंने वह गांव छोड़ा था, उस वक्त मैंने अपनी माँ को भी यह बात नहीं बताई थी कि मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ, और ना ही किसी को यह पता था कि उस गांव को छोड़कर मैं कहाँ चला गया। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जब मैं उस गांव को छोड़कर आया था, तो उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था कि एक दिन मैं इस गांव में वापस जरूर लौटूंगा। लेकिन जब लौटूंगा तो इतना पैसे वाला बनकर लौटूंगा कि इन सभी उधार मांगने वाले लोगों के पैसे चुका दूंगा और इसी गांव में अपना एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहां तक वापस लौटने से पहले ही मेरे साथ एक ऐसा डरावना हादसा होगा, जिस हादसे की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और आज जिस हालात का सामना ना कर पाने की वजह से मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं, उससे भी बुरे हालात मेरे सामने आगे जाकर आने वाले हैं। अब उस गांव को छोड़ते हुए मुझे लगभग 4 से 5 साल का वक्त हो गया था, और अब मेरी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास में हो गई थी। लेकिन बचपन से मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत लग गई थी, और वह आदत थी जुआ खेलने की आदत। यानी कि गरीबी में मुझे पैसों को डबल करने का बहुत ज्यादा शौक था। अपने घर की चीजों को ठीक करने के चक्कर में जो कुछ भी मेरी माँ थोड़ा बहुत कमा कर लाती थी, मैं उनमें से कुछ पैसे चुरा कर ले जाता था, और गांव के बगल में जो लोग जुआ खेलते थे उनके साथ बैठकर उन पैसों को डबल करने के चक्कर में मैं जुए में उन पैसों को भी हार कर आ जाता था। लेकिन कई बार वह पैसे डबल भी हो जाते थे, और इस डबल करने के लालच में मैं हर बार अपने पैसों को गंवाता रहता था। लेकिन उस वक्त तक मुझे इस चीज की इतनी बुरी लत पड़ चुकी थी कि गांव को छोड़ने के बाद भी मेरी यह लत नहीं छूटी थी। इसी वजह से उस गांव से निकलकर आने के बाद भी मैं जुआ खेलना नहीं भूला था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव से निकलकर आने के बाद मुझे अपना पेट भरने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। इसी वजह से मैं उत्तर प्रदेश में जो मणिकर्णिका घाट है, उस घाट की तरफ अपना रुख करता हूं, और पिछले लगभग 4 से 5 साल से मैं इसी घाट पर रहकर अपना गुजारा कर रहा था। वहां पर जो मंदिर बने हुए थे, उन मंदिरों में जो कुछ भी प्रसाद या फिर चढ़ावा आता था, मैं वहीं पर वो सब कुछ खाकर अपना गुजारा कर लिया करता था। लेकिन अब 4 से 5 साल तक वहां पर रहने की वजह से मुझे वहां के रहने वाले लोकल लोग जानने लग गए थे, और तभी उन लोगों ने मुझे वहां की गलियों की रखवाली के लिए एक चौकीदार के रूप में लगा दिया था, जिसके लिए मुझे महीने के अंत में कुछ पैसे भी मिलते थे, और उन्हीं पैसों से मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहा था। अब मेरा जो चौकीदारी का काम था वो यह था कि घाट के अगल बगल में किसी भी अनजान शख्स को मुझे रात के वक्त नहीं भटकने देना था, क्योंकि उस वक्त जो मणिकर्णिका घाट था, वहां पर दूर दूर से लोग कई तंत्र क्रियाएं करने के लिए आते थे, और ऐसा माना जाता था कि उस जगह पर कई लोग ऐसी ऐसी साधनाएं करते हैं जिन साधनाओं के चलते बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से जो मणिकर्णिका घाट की संस्था के लोग थे, उन्होंने यह फैसला लिया था कि अनजान लोगों को यहां पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाएगा, और जो लोग दिन के वक्त बाहर से यहां पर आएंगे उनको सिर्फ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए ही यहां पर आने की इजाजत दी जाएगी। अब क्योंकि रात के वक्त अनजान लोगों को वहां पर आने के लिए मनाही थी, तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो चौकीदारी का काम था वह भी रात के वक्त का ही था, क्योंकि दिन के वक्त वहां पर वैसे ही लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ रहती थी। अब एक रात ऐसे ही जब मैं अपने हाथ में एक मोटी सी लकड़ी लेकर घाट के अगल बगल में जो गलियां थीं उनमें चक्कर काट रहा था, तभी मुझे एक गली से एक लंबा चौड़ा सा आदमी नंगे पैरों से चलते हुए घाट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उस वक्त वह जिस गली से गुजर रहा था, वह गली पूरी तरीके से सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन मैं देखता हूं कि जब वह आदमी नंगे पैरों से चलते हुए उस सुनसान गली से होकर घाट की तरफ जा रहा था, तो उस गली के जो आवारा कुत्ते थे वह लगातार उसके पीछे जाकर भौंक रहे थे। उस वक्त वह इतने ज्यादा भौंक रहे थे कि जैसे उनको किसी अदृश्य शक्ति या फिर किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा हो। अब जब मैंने उन कुत्तों को उस आदमी के पीछे इतना ज्यादा भौंकते हुए देखा, तो मैं सोचता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं हर रोज उस गली के अगल बगल से गुजरता था, और मैंने आज से पहले उन गली के कुत्तों को कभी भी इतना ज्यादा किसी के पीछे भौंकते हुए नहीं देखा था। तभी मैं अपनी उस मोटी सी लकड़ी को रोड पर बजाते हुए जोर से कहता हूं कि कहां जा रहे हो, जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ। लेकिन मेरे इतना कहने के बावजूद भी वह इंसान रुकने का नाम नहीं लेता है। अब मेरे कहने के बावजूद भी जब वो नहीं रुकता है,
तो मैं भी काफी तेज कदमों से उस मोटी सी लकड़ी को हाथ में लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। लेकिन जब तक मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसके पास पहुंच पाता, तब तक वह आदमी उस गली के अंधेरे में पता नहीं अचानक से कहां गायब हो गया था। लेकिन उसको ढूंढने के चक्कर में मैं भी उस गली के अंदर काफी आगे तक चला जाता हूं। लेकिन अब चारों